नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। अपने इसी अभिलाषा के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका फैमिली फिजिशियन, आज फिर अपने चैनल सर्वे सन्तु निरामयाः में एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ हाजिर हूँ। और एज यूजुअल अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन प्रेस करने को फिर से रिक्वेस्ट करूँगा। आज हम चर्चा करेंगे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट और डिसलिपिडीमिया, यानी कि हमारे ब्लड में फैट्स और लिपिड्स की मात्रा की गड़बड़ी के बारे में। हमारी आज की चर्चा का संबंध मेरी डायबिटीज सीरीज और हाइपरटेंशन सीरीज दोनों से है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स और फैट्स हमारे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों मरीजों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारे शरीर में कहाँ से आता है, क्यों यह हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है और कब और कैसे यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी यानी मोम जैसा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि वे सभी कोशिकाएं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है उनकी बाहरी झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है और इस झिल्ली के निर्माण में कोलेस्ट्रॉल का बहुत योगदान होता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में विटामिन डी और बहुत से हार्मोन्स जैसे स्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स और इन सब के साथ साथ पित्त यानी बाइल का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ वही कहावत लागू होती है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। जब इसी कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगता है तो यह हार्ट अटैक्स और हार्ट से रिलेटेड बहुत सी बीमारियों, स्ट्रोक्स और हमारी खून की नलियों से संबंधित बीमारियों का कारण बन जाता है। इसलिए इस कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में आता कहाँ से है? हम सबको ये पता होना चाहिए कि 75 to 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है और 20 to 25% हमारे भोजन से आता है। हमारी बॉडी में मेनली या लीवर में बनता है और कुछ मात्रा इंटेस्टाइन्स यानी आंतों में और बहुत थोड़ी मात्रा अन्य ऑर्गन्स जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स और प्रजनन अंगों में बनता है। अब अगला सवाल है, हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ कैसे जाती है? नॉर्मली हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल के निर्माण और खर्च में एक बैलेंस मेंटेन करता है ताकि इसकी मात्रा हमारे शरीर में नहीं बढ़े। जैसे यदि हमने डाइट में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा ले ली तो हमारा लीवर ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कम करने लगता है ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल रेंज में रहे। लेकिन कभी कभी यह बैलेंस बिगड़ जाता है और इसकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगती है और तब यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का पहला कारण है खान पान में लापरवाही, विशेषकर हमारे भोजन में ऑयल और फैट्स का अधिक मात्रा में सेवन। यदि हम रोज़ और लगातार ऑयल और फैट्स का अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो वह बैलेंस जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया था वो हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं रह पाता है और जिसके फलस्वरूप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई रहने लगती है। अब मैं यहाँ खाने के अलावा पीने की चीज़ का जरूर जिक्र करना चाहूँगा, वह है सिगरेट। धूम्रपान से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर बहुत असर पड़ता है। दूसरी कंडीशन है मोटापा, यानी नॉर्मल से ज़्यादा वजन होना। जब किसी इंडिविजुअल का वजन उसके हाइट और एज के हिसाब से डिज़ायर्ड वेट से 10% से ज़्यादा होता हो तो उसे मोटापा कहते हैं। मोटापे में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिजिकल इनएक्टिविटी। इनमें भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। चौथा, हमारी एज या उम्र, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी बहुत बार हेरिडिटरी होती है, यानी कि बहुत सी फैमिलीज़ में माता पिता के साथ उनकी संतानों में भी हाई कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी रहती है। इन सब के अलावा कुछ बीमारियों में जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, किडनी डिजीज़ेज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और महिलाओं में पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी अक्सर देखी जाती है। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने के लक्षणों के बारे में। वैसे तो इसके सिम्टम्स काफ़ी वेग होते हैं,
फिर भी कुछ लक्षण या सिम्टम्स ऐसे हैं जिनके मिलने पर आपको अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। जैसे कि पैदल चलने में यदि आपकी सांस फूलने लगती हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ हो, या आपको डायबिटीज़ हो, या आपके पाँव में दर्द रहता हो, तो बहुत से कारणों के अलावा एक कारण बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जानने के लिए हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना होता है। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है, और अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल्स जैसे कि HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के अलावा ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा का भी पता चलता है। अलग अलग टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल या लाइपोप्रोटीन्स की चर्चा करने के पहले मैं ट्राइग्लिसराइड की बात करना चाहूँगा। वैसे ट्राइग्लिसराइड पर एक छोटी सी चर्चा मैं अगले एपिसोड में कर रहा हूँ, फिर भी अभी इतना ही बताना चाहूँगा कि ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैट, रादर हमारे बॉडी में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टाइप ऑफ फैट है जो हमारे भोजन से आता है। जब कभी भी अपने भोजन में हम एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो वह ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होकर के हमारे बॉडी के सेल्स में फैट के रूप में एज एनर्जी सोर्स स्टोर हो जाता है, जो बाद में आवश्यकता पड़ने पर ब्रेकडाउन के बाद दोबारा एनर्जी रिलीज करता है। कोलेस्ट्रॉल की तरह से ही बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड लेवल भी हार्ट डिजीज़ के खतरे को बढ़ाता है। हमारे बॉडी में ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल या लाइपोप्रोटीन्स के बारे में। जो कि कोलेस्ट्रॉल और दूसरे फैट्स हमारे ब्लड में घुलनशील नहीं हैं, इसलिए वे ब्लड में आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनका सर्कुलेशन प्रोटीन कवर्ड पार्टिकल्स के रूप में होता है, ताकि वे ब्लड में प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट कर सकें। इन्हीं प्रोटीन कवर्ड लिपिड पार्टिकल्स को हम लाइपोप्रोटीन्स यानी लिपिड प्लस प्रोटीन्स कहते हैं। यही लाइपोप्रोटीन्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के कोशिकाओं तक लिपिड्स और फैट्स और कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाते हैं। इन लाइपोप्रोटीन्स को उनके घनत्व या डेंसिटी के अनुसार हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या HDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या LDL, और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या VLDL कहते हैं। इनमें से LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को हमारे सेल्स और हमारी खून की नलियों तक डायरेक्टली ले जाता है, और जहाँ यह कोलेस्ट्रॉल उन खून की नलियों को दीवारों पर जमने लगता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट और क्लॉट्स या थक्के जमने की संभावना बढ़ती है, जो बाद में हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक का कारण बनती है। हमारे ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL की मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। दूसरी तरफ HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि यह ब्लड के साथ कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक ले जाता है, जहां इसे ब्लड से निकालकर इससे हार्मोन्स और बाइल का निर्माण होता है। हमारे ब्लड में HDL की मात्रा 55 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अच्छा माना जाता है। HDL का कम होना कार्डियक रिस्क को बढ़ाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL के रेशियो से हम कार्डियक रिस्क का असेसमेंट कर सकते हैं। हायर इज द रेशियो, ग्रेटर इज द रिस्क। यदि यह रेशियो 3.5:1 से नीचे हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी भी हालत में यह रेशियो 5:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL का 5 गुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस हालत में कार्डियक रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। VLDL भी LDL की तरह ही बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन यह मेनली ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है और ब्लड में इसकी कुल मात्रा 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। वैसे यह टोटल ट्राइग्लिसराइड लेवल का करीब 1/5 होता है, इसलिए हम टोटल ट्राइग्लिसराइड में 5 से डिवाइड करके VLDL की मात्रा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। VLDL की बढ़ी हुई मात्रा भी हार्ट डिजीज़ और ब्लड वेसल्स डिजीज़ के खतरे को बढ़ाती है। अब हम बात करेंगे अपनी डेली लाइफ में कोलेस्ट्रॉल और डिसलिपिडीमिया के मैनेजमेंट के बारे में। जहाँ तक खान पान में सुधार की बात है,
हमें एनिमल सोर्स वाले फूड्स जैसे मीट, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे घी, बटर, चीज़, इन सब की जगह पे प्लांट सोर्स वाले फूड्स जैसे कि फल, सब्जी, सैलड, इन सब को प्रेफर करना चाहिए। वैसे भी फल और सब्जियों में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे आंतों से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक या डिले करता है। दूसरी तरफ हमें अपने भोजन में सेचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स की जगह पे अनसेचुरेटेड फैट्स को प्रेफर करना चाहिए। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट्स की चर्चा हम डायबिटिक डाइट वाले एपिसोड में कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ बातें दोहरा देता हूँ। जैसे कि सेचुरेटेड फैट्स वैसे फैट्स हैं जो रूम टेम्परेचर और ठंड में जम जाते हैं और सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। ये फैट्स हमारी बॉडी में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जैसे कि बटर, चीज़, मार्गरीन, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। दूसरी तरफ अनसेचुरेटेड फैट्स वैसे फैट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं और ये हमारी बॉडी में एलडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इनके उदाहरण हैं सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल और फिश ऑयल। जहाँ तक ट्रांस फैट्स की बात है, ये फ्राइड, प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स में पाया जाता है और ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बढ़ाता है, इसलिए हमें ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। खान पान की बात होने पे मैं धूम्रपान की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल घटता है। डेटा है कि धूम्रपान छोड़ने से एचडीएल 10% तक बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में एक्सरसाइज के रोल के बारे में। अब तक हम जान चुके हैं कि हमारे डाइट से हमें सिर्फ 20 to 25% ही कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जबकि बाकी का 75 to 80% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बनता है। इसलिए जब हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में गड़बड़ी ज़्यादा हो तो सिर्फ स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल से बात नहीं बनती है। हमारे बॉडी के इंटरनल कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डेटा है कि एक्सरसाइज से हमारा एलडीएल लेवल 3 से 6 महीने में 15% तक कम हो सकता है, जबकि एचडीएल लेवल 6 से 9 महीने में 20% तक बढ़ सकता है। ये आंकड़े डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी को ठीक करने में एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस को बताते हैं। इसलिए हमें सप्ताह में कम से कम 150 मिनट ब्रिस्क वॉक या एरोबिक एक्सरसाइजेज ज़रूर करना चाहिए। इसे हम अपनी सुविधा अनुसार सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से भी बांट सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज से मोटापा भी कम होता है, जिसमें अक्सर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ा हुआ पाया जाता है। अब हम बात करेंगे वैसे केसेस की जिनमें इन उपायों के बाद भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की गड़बड़ी ठीक नहीं होती है, क्योंकि वैसे केसेस में आपको दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा और इसके लिए अपने डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी दवाएं हैं जैसे कि स्टैटिन्स, फाइब्रेट्स, निकोटिनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कोलेस्ट्रॉल के इंटरनल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक करने में मदद करती हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद ही इनका सेवन करना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की गड़बड़ी की शिकायत है तो इन सब उपायों को करके और यदि आवश्यकता हुई तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और कार्डियक रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं अपनी यह चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ और सर्वे संतु निरामया के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।